विद्युत जश्न में शामिल होने राजघराने की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे मायरा, नायरा और फिर राजकुमारी ऐश्वर्या मिल गई। राजकुमारी ऐश्वर्या बात कर ही रही थी कि तभी एक लड़के की आवाज सुनाई पड़ी। जब वो लड़का धीरे धीरे चलकर पास आया और राजकुमारी ऐश्वर्या को उसके ओहदे के बावजूद नाम लेकर बुलाया, तो वो सबकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी जानना चाहते थे कि वो योद्धा कौन है और उनकी निगाहें उसी को देख रही थी। तभी वहां आई लड़कियों में से एक ने खुश होकर हड़बड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूं ये कौन है। ऐसा कहते वक्त उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बहुतों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तभी वो लड़की बोली, एक बार मेरे पिता के पास महान ऋतिक वेदा आए थे दवा बनवाने के लिए। तब ये योद्धा भी महान ऋतिक वेदा के साथ आए थे। मुझे लगता है कि ये महान ऋतिक वेदा के शिष्य हैं। जब वहां खड़े लोगों ने सुना तो वो चौंक गए और अब उनका उस लड़के को देखने का नजरिया बदल गया। अब वहां खड़े योद्धाओं की नजरों में उस लड़के से खौफ और उसके लिए इज्जत साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो सभी जानते थे कि राजघराने के नागार्जुन, जो कि साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से है, वो भी ऋतिक वेदा का सामना नहीं कर सकते। उस लड़के ने जब सबको देखा तो उसका गुरूर बढ़ गया और इसलिए उसने ऐश्वर्या से कहा था, ऐश्वर्या, क्या तुम हमें नहीं मिलवाओगी अपने दोस्त से? वैसे तो राजकुमारी को कोई एतराज नहीं था और राजकुमारी ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि ऋतिक वेदा का शिष्य होने के कारण उस लड़के, जिसका नाम जोरा था, उसे कुछ नहीं कहती थी और नजरअंदाज कर देती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लड़का बहुत जल्द अपने तीसरे स्तर को, यानी तीसरे चक्र अंजना चक्र को जागृत कर पाएगा और अपनी उम्र के योद्धाओं में सबसे ताकतवर बन जाएगा। तभी जोरा बोला, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? विद्युत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लड़के, मेरा नाम विद्युत है, विद्युत रघुवंशी। जब जोरा ने यह सुना तो वो मुस्कुराने लगा। यह मुस्कुराना किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। तभी राजकुमारी ने कहा, चलो, अब जश्न शुरू हो चुका है और महान ऋतिक वेदा, उनके दोस्त और पिताजी भी आने वाले हैं। राजकुमारी ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे जोरा नाराज होकर कोई हमला न कर दे, क्योंकि सच तो यही था कि जोरा विद्युत से उम्र और शक्तियों दोनों के मामले में बेहतर था। पर राजकुमारी की ये चाल जोरा समझ चुका था और इसलिए वो मुस्कुराकर बोला, अपने गुस्से पर काबू रखना जानता हूं ऐश्वर्या। रही बात विद्युत की, तो मैं विद्युत से दुश्मनी की बजाय दोस्ती करना चाहूंगा। यह कहकर जोरा ने विद्युत की ओर हाथ बढ़ाया। विद्युत, जो कि बचपन से लोगों की चालों और धोखों से संभलता और उन्हें देखता हुआ बड़ा हुआ था, वो समझ गया था कि यह बढ़ाया गया हाथ दोस्ती के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी विद्युत ने भी मुस्कुराकर जोरा से हाथ मिलाया। जब जोरा ने विद्युत का हाथ मिलाने के लिए पकड़ा तो विद्युत को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। विद्युत ने देखा कि उसका हाथ एक पल में सफेद होने लगा और उसे दर्द के साथ ठंडक महसूस होने लगी। तभी विद्युत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में बिजली चमकने लगी। जब जोरा ने विद्युत की आंखें देखी तो वो चौंक गया, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और विद्युत का हाथ दबाने लगा। असल में वो उस हाथ को तोड़ देना चाहता था जिसने राजकुमारी ऐश्वर्या को छुआ था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब विद्युत ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उसने अपनी विद्युत शक्ति को अपने हाथों में भेजा, जिससे जोरा के ठंडे हाथों को झंझना देने वाला दर्दनाक झटका लगा और उसने तुरंत विद्युत का हाथ छोड़ दिया। जब विद्युत ने देखा कि जोरा को झटका लग गया है तो उसे महसूस हो गया था कि उसकी शक्तियां तो उससे ज्यादा हैं, लेकिन उसकी बचाव शक्ति बहुत कम है। यह सोचकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, जोरा भाई, पानी में रहने वाले लोगों को आसमान की बिजली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर विद्युत राजकुमारी ऐश्वर्या के साथ जश्न में शामिल होने के लिए जाने लगा। जब मायरा, नायरा ने देखा कि जयराज और अधीरा उन दोनों की ओर ही देख रहे हैं, तो वो दोनों भी उनसे बचने के लिए विद्युत के पीछे पीछे जाने लगी। जश्न का इंतजाम एक बड़े बागान में किया गया था। तारों के नीचे खुशबूदार फूलों के बीच लोग जश्न का आनंद लेने लगे। तभी ऋतिक वेदा और नागार्जुन के साथ कुछ लोगों का समूह वहां आया, जिनमें विद्युत के गुरु
आचार्य थामा भी थे, पर विद्युत ने उनको नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए विद्युत को उसके गुरु ने ही कहा था। तभी सबसे पहले राजकुमारी ऐश्वर्या के पास नागार्जुन आए और बोले, मेरी बेटी, तुम मुकाबले के पहले भाग में पास हुई, उसके लिए तुम्हें शुभकामनाएं। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपने पिता को मुस्कुराकर शुक्रिया किया। तभी नागार्जुन ने अपनी अंगूठी पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक चमकदार बोतल आ गई। असलियत में वो बोतल चमकदार नहीं थी, उसके अंदर का फूल चमकदार था, जो एक औषधि थी और चमक रही थी। नागार्जुन बोले, मेरी बच्ची, इस औषधि के सेवन से तुम्हारी पहले चक्र की शक्तियां 20% बढ़ जाएंगी। ये सुनकर राजकुमारी खुश हुई और खुशी से अपने पिता के गले लग गई। तभी ऋतिक वेदा बोले, राजकुमारी ऐश्वर्या, ये नागपाश अस्त्र की तकनीक है। वैसे तो तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं हुई है कि तुम इस तकनीक को खुद से सीख सको, पर मैं तुम्हें यह तकनीक सिखाऊंगा। जब तुम इस तकनीक को सीख लोगी तो तुम पर तीसरे स्तर के किसी भी जीवित योद्धा या जानवर के जहर का असर नहीं होगा और तुम्हारी शक्ति भी 10% बढ़ जाएगी। पर तुम लड़ाई में इस अस्त्र तकनीक का एक ही बार प्रयोग कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां भी बहुत कम है। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वो खुश हो गई और उसने सिर हिलाकर ऋतिक वेदा का शुक्रिया किया। इसके बाद आचार्य थामा, जो कि विद्युत के गुरु थे, आगे आए और उन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया और आसमान से एक सफेद रोशनी राजकुमारी ऐश्वर्या के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे राजकुमारी का शरीर एक पल के लिए चमकने लगा। जब ऋतिक वेदा ने देखा तो वो चौंक गए और बोले, ये क्या किया तुमने बूढ़े टाइगर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? जब ऋतिक वेदा ने यह कहा तो सभी का ध्यान उस ओर चला गया और माहौल को बिगड़ता देख आचार्य थामा ने कहा, अरे मित्र, घबराओ मत। ये तुम भी जानते हो, वो अजय कवच तकनीक का तीसरा भाग है, जो शक्तियों को 5वें स्तर पर ले जाने में मदद करेंगे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं उन दिव्य स्तर के योद्धाओं में से एक हूं और मैंने राजकुमारी को अमर होने का राज बताया है। इस पर ऋतिक वेदा गुस्से से बोले, बूढ़े टाइगर, तुम कभी सुधरोगे या नहीं? तभी नागार्जुन ने उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, जो सिर्फ ऋतिक वेदा से ही बात करता था, उनसे घबराते हुए पूछा, देखिए शक्तिशाली महान योद्धा, इससे मेरी बच्ची को कोई खतरा तो नहीं होगा? जब आचार्य थामा ने राजा नागार्जुन की आंखों में घबराहट देखी तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, मेरे पास सबसे कमजोर और कम कीमत वाला उपहार यही था, तो मैंने यही दे दिया। ये एक शक्तिवर्धक और रक्षात्मक तकनीक है, जिसके 10 स्तर हैं। मैंने राजकुमारी को 3 स्तर ही दिए हैं। अगर राजकुमारी इनका अभ्यास करेगी तो वो नागपाश जैसे अस्त्र के हमलों को बिना किसी तकनीक के एक लकड़ी की तरह तोड़ देगी। इतना कहकर आचार्य थामा मुस्कुराए और फिर बोले, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऋतिक मुझे परेशान कर देगा। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे एक दोस्त से मिलना है, वो मुझसे मिलने आएगा, इसलिए मुझे उसके स्वागत की तैयारी करनी है। जब ऋतिक वेदा ने सुना तो वो बोले, अगर ऐसी बात है तो उसे यहीं बुला लो, हम भी मिल लेंगे। तुम्हारा मित्र हमारा भी तो मित्र हुआ। इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, पर तुम जानते हो ये सही वक्त नहीं है। मैं एक दिन उससे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। तभी राजकुमारी ऐश्वर्या आगे आई और झुककर आदर सहित बोली, महान आचार्य, आपने मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा उपहार दिया, क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते? अगर आप जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। जब आचार्य थामा ने यह सुना तो उनका स्वभाव शांत हो गया और उनकी मुस्कुराहट चली गई। ये देखकर नागार्जुन ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, ऐश्वर्या, तुम्हारी तहजीब कहां गई? तुम अभी के अभी माफी मांगो शक्तिशाली आचार्य थामा से। आचार्य थामा मुस्कुराए और शांत भाव में बोले, नन्ही परी, तुम चालाक हो। अब जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना होगा।
जब ऋतिक वेदा और नागार्जुन सहित सभी लोगों ने देखा कि वो बूढ़ा रहस्यमयी आदमी नाराज नहीं हुआ तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि वहां खड़े सभी लोग जानते थे कि एक बार उसने नाराज होकर 7वें स्तर के 7 महान योद्धाओं को जान से मार दिया था, वो भी अपने एक ही वार से। तब से पूरे साम्राज्य में वो बेखौफ घूमता है और पूरी दुनिया में केवल ऋतिक वेदा हैं जो उससे इस तरह बूढ़े टाइगर कहकर बात करते हैं। राजकुमारी ने आचार्य थामा को एक खास जगह पर बैठने की जगह दिखाई। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे राजा नागार्जुन और ऋतिक वेदा के लिए थी। वहीं सभी के बीच एक लड़का जो सफेद कपड़े और लाल कोट पहने था, खाली बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी ऋतिक वेदा ने कहा, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? अपनी ओर आवाज को सुनकर विद्युत आगे आया और झुककर सभी को आदर सहित सम्मान किया और अपना नाम विद्युत बताया। तब ऋतिक वेदा ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, चलो छोड़ो, तुम्हें बड़ों का आदर करना तो आता है, फिर तुमने जश्न का पहला जाम क्यों नहीं पिया? जब जोरा, अधीरा और जयराज ने यह देखा तो वो मन ही मन खुश होने लगे और कहने लगे, कभी ऐसे जश्न में गया होगा तभी जानेगा ना, पता चलेगा इसे। जब विद्युत ने देखा कि ऋतिक वेदा उसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तब विद्युत ने कहा, असलियत में मैं जश्न में नहीं आना चाहता था, मैं तो अभ्यास कर रहा था। जब मैंने अपने गुरु को बताया कि राजकुमारी ऐश्वर्या ने उन्हें और मुझे दोनों को निमंत्रण दिया है तो उन्होंने मुझे भेज दिया, पर उन्होंने मुझे कहा था कि मैं शराब न पीऊं, क्योंकि आज वो मेरे दूसरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे, जिससे मैं अपनी सभी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकूं। इसलिए मैंने जाम नहीं पिया। तभी नागार्जुन बोले, ध्यान और अभ्यास का इतना अद्भुत तरीका, ये तो लाजवाब है। लड़के, कौन है तुम्हारे गुरु? इस पर विद्युत बोला, माफ करना महाराज, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे सिखाने से पहले 2 वचन लिए थे, जिनमें से एक वचन था कि मैं उनकी पहचान और नाम किसी को जाहिर ना करूं। यह सुनकर बूढ़ा टाइगर, जो कि असलियत में विद्युत के गुरु ही थे, बोले, क्या तुम्हारे गुरु मुझसे भी ज्यादा महान और ताकतवर है? असलियत में आचार्य थामा, जो अपनी शक्ति रूप टाइगर के नाम से जाने जाते थे, वो विद्युत की परीक्षा ले रहे थे। विद्युत ये बात समझ गया था, इसलिए उसने कहा, आपकी शक्तियां आकाश के समान हैं महान आचार्य थामा, जो अनंत हैं, और मेरे गुरु का ज्ञान धरती के समान है, जिस पर हर पल किसी न किसी जगह एक अद्भुत शक्ति या जड़ी बूटी पैदा होती है। तो आप दोनों की तुलना करना असंभव है। आप दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें हर हिस्से की अपनी कीमत होती है। यह सुनकर आचार्य थामा और नागार्जुन के साथ ही ऋतिक वेदा और वहां खड़े सभी लोग चौंक गए, क्योंकि जिस तरह से आचार्य थामा का सवाल था, उसमें किसी एक का महान होना ही संभव था। तभी नागार्जुन बोले, इस लड़के का ज्ञान अद्भुत है, इसके गुरु भी महान होंगे। तभी आचार्य थामा खड़े हुए। उन्होंने एक प्याले में शरबत लाने का इशारा दिया। नौकरानी समझदार थी, उसने ये शरबत जाकर विद्युत को दिया और कहा, ये लीजिए, अब जब आप शराब नहीं पीते तो शरबत ही पी लीजिए। जब वहां उपस्थित लोगों ने यह नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी विद्युत ने प्याले को एक बार में पीकर खाली कर दिया और सभी से इजाजत लेकर महल से जाने लगा। राजकुमारी ने आचार्य थामा से इजाजत ली और 2 सैनिकों को विद्युत के साथ भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज जो हुआ है उसकी वजह से विद्युत को कुछ हो। जब विद्युत महल से जा रहा था तो कुछ लोगों की नजरें उसे गुस्से से जाते हुए देख रही थी। क्या करेंगे अब जयराज, जोरा और अधीरा? क्या वो विद्युत को नुकसान पहुंचा पाएंगे? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।